Good morning, class. This is a 13th video lecture and last video lecture of the chapter Fundamental Unit of Life, the cell, for class 9th. And कुछ क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर चुके थे, कुछ बचे हुए थे जो हम आज कवर करेंगे और ये चैप्टर आज का आपका आज फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गए थे? यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे सारे। एंड शॉर्ट्स में भी कुछ हो चुके थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चुका था। ओके, हाँ, थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था। एंड आज हमारा है फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज इसको फिनिश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आंसर, इन प्रोकैरियोट सेल and lower organisms like bacteria, the nucleus region of the cell may be poorly defined because of the absence of a nuclear membrane, such as undefined and insufficient nucleic region containing only nucleic acid without any membrane covering them is called nucleoid. एक्चुअल में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें हमने बताया था कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो उसमें न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड राइबोस जो भी होते हैं, डीएनए आरएनए, वो एक्चुअली ओपन पड़े रहते हैं सेल के अंदर। जैसे नॉर्मल जो प्रोकैरियोट सेल होती है, प्रोकैरियोट सेल में अगर हम देखें सेल, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर सारे न्यूक्लिक एसिड जो भी होता है। बट अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट सेल की, तो प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो ओपनली होता है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल? व्हाट इज देयर केमिकल कंपोजिशन? आई थिंक ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको आना चाहिए। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, देयर केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेड अप ऑफ टू थिंग्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल टू डीएनए एंड आरएनए, यानी डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। सेकेंड, ह्यूमन, एक्चुअली यहाँ पे गलत हो गया, ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी ये कंप्लीट सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मींस टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन बॉडी। 46 में जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं जो बॉडी फॉर्म करते हैं पूरी, और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, यानी सेक्स सेल बनाता है, एक्स एंड वाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑस्मोसिस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होता है सब्सटेंस का मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेडियंट, जिसमें एनर्जी यूज होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कोई भी मटेरियल अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ट्रांसपोर्ट होने में वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, मतलब बिना उसके जो ढाल होती है जिसे थोड़ा फ्लो करना चाहिए। जैसे वाटर को हम छत से नीचे की ओर फ्लो करते हैं तो उसे कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम उसको ऊपर की ओर फ्लो करते हैं ज़मीन से छत की ओर, तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही सेल के अंदर जब किसी भी सब्सटेंस का ग्रेडियंट के अगेंस्ट फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, there would be no plant life if chloroplast does not exist। अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो तो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड preparation in the plant by the
process of photosynthesis. Hence, if there were no chloroplast, then there would no have been any plant life. Plant life मीन्स अगर क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट नहीं होता है तो कोई भी प्लांट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अर्थ पे, और प्लांट लाइफ नहीं होगी तो फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में कुछ पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ cell wall, exchange of material between the plant cell is possible. Therefore, protoplasm of the plants are connected by the cytoplasmic channels through their walls, which are called plasmodesmata. These channels are used for the exchange of the material between two cells. यानी प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? पोर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं वन सेल टू अनदर सेल. राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the name of different plant parts in which chloroplast, chromoplast and leucoplast are present. आंसर क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे आपको हम बता चुके हैं. आई थिंक आपको याद भी होगा, तो एक बार मैं फिर से आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं एक्चुअली जो होते हैं, सॉरी क्रोमोप्लास्ट, वो कलर्ड पार्ट होते हैं. कलर्ड पार्ट होते हैं जो भी प्लांट्स में कलर्ड पार्ट होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं. कलर्ड पार्ट कौन से हो सकते हैं? फ्लावर या अदर कलर्ड पार्ट्स, फ्लावर, फ्रूट्स. एंड क्लोरोप्लास्ट यानी जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, ग्रीन लीव्स या भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं स्टेम में, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अगर देखें ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जहाँ पे वाइट या ट्रांसपेरेंट कलरलेस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन भी आपको बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके. फर्स्ट, अ न्यूक्लियर डेवलप सेपरेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम दैट ऑफ रेस्ट ऑफ द सेल. यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं या साइटोप्लाज्म होते हैं सबको सेपरेट करती है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, सब पे प्रेजेंट होता है. सेकेंड, इट प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डैमेज. जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट एंड द रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस. यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो भी मटेरियल होते हैं वो उसके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं. नेक्स्ट इज वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग. इन शॉर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लाइसोसोम आर आल्सो known as a suicide bag because when any foreign particle, अगर कोई भी चीज़ बाहर से उसमें इंटर होती है, enters inside the cell, lysosome may burst and the enzymes digest their own cell. तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल के लिए नुकसानदायक, हार्मफुल है, तो जो लाइसोसोम होता है वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालता है और पूरी सेल को, इवन खुद को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्रस्ट कर देता है. तो इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल इज द कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. इंपॉर्टेंट है ये भी. इसका आंसर मैं समझा देता हूँ आपको. क्या होता है एक्चुअल में, हमारी बॉडी जो होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल से मिलकर बनी होती है. और सेल जो होती है जितने भी उसमें फंक्शंस होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी सेल के अंदर होती हैं. जितने फंक्शन होते हैं वो सारे सेल के अंदर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट. एंड हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से. तो इसलिए बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल यूनिट. नेक्स्ट इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल. यानी सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट, सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. ये अभी मैंने बताया. सेल साइज रेंज फ्रॉम 1 to 100 माइक्रोमीटर. नेक्स्ट, सेल कैन रिप्लिकेट. यानी रिप्लिकेट मीन्स होता है वो अपने एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली. सेल कंटेन्स हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोइड्स. यानी न्यूक्लियस जो होता है, एक्चुअली न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, जो हेरिडिटी का मतलब होता है
जो कैरेक्टर पेरेंट में होते हैं वो बच्चों में आते हैं, तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ बाई देमसेल्फ, यानी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल के अंदर होती है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने एक टॉपिक रह गया था उसमें कवर नहीं हुआ था, तो इस क्वेश्चन के थ्रू वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा आपका और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट आर द आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? तो ये आपको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक्चुअली में सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अगर सॉल्यूशन जो है और सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन मीन्स होता है कि जो उसमें सोल्यूट होता है वो कितना प्रेजेंट होता है। अब सोल्यूट क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हैं साल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं। दो सॉल्यूशन लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं और ग्लास में वाटर डालते हैं 100 ml, और एक ग्लास में 2 स्पून साल्ट डालते हैं और एक में 5 स्पून डालते हैं। तो अगर दोनों में देखा जाए तो जो सोल्यूट हुआ वो साल्ट हुआ। सोल्यूट किस में ज़्यादा प्रेजेंट है? जो बी वाला है, सेकंड वाला, इसमें 5 है, तो कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा हुआ? 5 वाले का। मींस कंसंट्रेशन मींस जिसमें सोल्यूट, जो चीज़ हम घोलते हैं उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो वो कंसंट्रेट होगा। तो अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट डालते हैं, मान लीजिए सेल डालते हैं, तो सेल डालने से अगर सेल का और उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो दोनों का इक्वल है, अगर सेल का और दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, यानी वाटर का मूवमेंट कहीं भी ज़्यादा या कम नहीं होगा। अंदर भी वाटर का मूवमेंट हो सकता है एंड बाहर की ओर भी हो सकता है। ये यहाँ पे एक्चुअली जो ब्लड सेल होती है आरबीसी, इसमें एग्जांपल लिया गया है। तो आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है इक्वल, यानी अगर हम सॉल्यूशन में ये सेल्स डालते हैं तो ये सेल्स क्या होंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी जो वाटर का मूवमेंट होता है बाहर की ओर भी हो सकता है एंड अंदर की ओर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम, यानी जिसमें कंसंट्रेशन कम हो जिस सॉल्यूशन में। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन कम है, तो कंसंट्रेशन अगर कम है मींस कि वो सॉल्यूशन जो होगा वो कंसंट्रेशन कम होगा, और जो उसमें हम सेल डालेंगे उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो इनसाइड यानी सेल के अंदर की ओर होगा, यानी जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे वाटर मूव होकर तो वो सेल क्या हो जाएगी, सॉलिन हो जाएगी। जब इस सेल के अंदर पानी आ जाएगा तो ये सेल फूल जाएगी। तो ऐसे सेल को बोलते हैं सॉलिन सेल। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब ज़्यादा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, यानी जो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो फिर वो सॉल्यूशन में जो वाटर का मूवमेंट होगा वो सेल से वाटर की ओर होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो तो ऑलरेडी कंसंट्रेट है, तो सेल से वाटर का मूवमेंट बाहर की ओर होगा। तो ऐसे वाटर को सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हम एक बार फिर से एक एग्जांपल है इसके थ्रू समझाते हैं। फर्स्ट हमारा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में अगर देखें जो सॉल्यूशन है हमारा, दोनों में कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होगा, तो ये सेल जो होगी वो फ्लैसिड होगी ना, इसमें देखिए वाटर का मूवमेंट अंदर भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है, इक्वल, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। अब आते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर देखें तो कंसंट्रेशन जो होगा वो, हाइपो का मतलब कम हुआ ना, कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होगा और सेल जो होगी सेल में ज़्यादा होगा। ये 2 सेल दी हुई हैं, ये ऊपर एनिमल सेल दी हुई है एंड नीचे जो है ये प्लांट सेल दी हुई है। तो उसमें जो कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, सेल के अंदर। तो वाटर का मूवमेंट होगा वो सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो ये सेल होगी वो सॉलिन हो जाएगी, फुल हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं टर्गिड सेल। तो थर्ड देखते हैं। थर्ड जो होता है अगर कंसंट्रेशन यानी हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन मींस कि कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ज़्यादा है, तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर का मूवमेंट तो अंदर की ओर हो ही नहीं सकता। तो जो कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का तो वाटर का जो मूवमेंट होगा सेल टू सॉल्यूशन की ओर होगा।
तो इससे जो वाटर जो सेल के अंदर वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा और वो सेल श्रिंक हो जाएगी, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। तो जब श्रिंक हो जाएगी तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, व्हाट इज़ द प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस। इसमें बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस द सेल गेट्स श्रिंक्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और हम इसको आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने दिए हुए हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको फिल करके जो है हमें कमेंट बॉक्स में जो इसके आंसर हैं वो आप हमें दे सकते हैं। तो क्वेश्चन वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 4 to 9, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें एक डायग्राम्स हैं, ये आप कॉपी पे बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप इसको कंप्लीट करें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपके साइंस के लिए। ओके, और इसमें हम आपको जो आपकी जो एक्सरसाइज है या सारे क्वेश्चंस हैं, ये पूरी वर्कशीट जो मैंने बनाई है, इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।